तो शार्क टैंक के एपिसोड के बाद आपके सेल्स किस तरीके से बढ़े? ऑनलाइन अगर मेरा 4-5 लाख था, तो अगर मैं 30 डेज, अभी तो फिलहाल आई थिंक 20-25 डेज हुए हैं सिंस वी वेड, अगर उस महीने की बात करते हैं, सो इट शुड बी रिसेंटली आई टॉक टू ज़ोरको आनंद भाई, तो ही हैज़ अ वेरी बिग प्लान कि वो भी आईपीओ लाने वाले हैं। नहीं यार, तो आपका ऐसा कुछ है कि मे बी जब टाइम सही होगा तो आईपीओ भी लाएंगे इसका? मेरे को उसके लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको बड़ा बड़ा बैनर या पोस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मैं आईपीओ करने निकल गया हूँ, आओ आईपीओ करूंगा, मैं आईपीओ करूंगा, मैं ये नहीं भाई। बाहर यार इन लॉट ऑफ कंट्रीज एमआरपी कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वहाँ पे ऐसा होता है कि एक आइटम की प्राइस और वैल्यू एक उस एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है कि एक प्रीमियम मार्केट है तो वहाँ पे एक हाई प्राइस पे भी बिक सकता है वो प्रोडक्ट, एक छोटी मार्केट है वहाँ पे कम प्राइस पे भी बिक सकता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरपी, इवन यूरोप, इवन यूएस। यार मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है D2C कम्युनिटी से इन टर्म्स ऑफ नंबरों के पीछे भागने की। अच्छा कि भाई क्यों भाग रहे हो नंबर के पीछे? नंबर बनाने में क्या है? मार्केटिंग में पानी की तरह पैसा बहाना है। 50 लाख रुपए डाल के 1 करोड़ की सेल करने का मतलब क्या हो रहा है? मतलब व्हाट आर यू अर्निंग आउट ऑफ इट? नथिंग। यू बर्निंग 20 lakhs फ्रॉम योर पॉकेट। दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। वैल्यूएशन भी क्या है यार? वैल्यूएशन क्या है? एक बंदा जो साल की 1 करोड़ सेल कर रहा है, वो अपने आप को 10 करोड़ पे पैसा उठा लेता है तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ होगी। कैसे हो गई? पैट पूछो ना, प्रॉफिट पूछो ना, तूने कमाया क्या, वो है वैल्यू। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ऐसे क्राफ्टी सेक्स टॉयज फॉर एडल्ट्स? सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शार्क टैंक फाउंडर से जो बाकी सभी शार्क टैंक फाउंडर से थोड़े डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसीलिए क्योंकि इनसे बात करके आपको पता चल जाएगा कि ये कोई कंपनी या बिजनेस बनाने नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने आए हैं। ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके आपको और आपके बच्चों को एक अच्छा और एक थेरेपेटिक एक्सपीरियंस मिले, और शायद इसीलिए अनुपम, नमिता और पीयूष ने मिलके इनको 10 करोड़ की वैल्यूएशन भी दी। मैं बात कर रहा हूं कलाकर्म के फाउंडर चैतन्या की। बट ये पॉडकास्ट सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ही ऐसी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरीज लाता रहता हूँ। और अगले 1-2 महीने तक मैं हर हफ्ते ऐसे शार्क टैंक फाउंडर्स के साथ कॉन्वर्जेशंस करता रहूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबा दो। मैंने ना ये देखा है कि लेटली लाइक आई हैव सीन काफ़ी सारे जितने भी फैमिली बिजनेसेस के जो अब नया जनरेशन है, दे सॉर्ट ऑफ शाय अवे कि मेरे को अपना फैमिली बिजनेस में नहीं घुसना, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। व्हाई डू यू थिंक दिस फीलिंग कम्स? व्हाई डू दे शाय अवे फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस? यार I also sort of had that feeling when I was in college, जब हम लॉन्डो के साथ बैठते हैं, उन सबको लगता है कि भाई इसका तो सेफ गार्डेड है फ्यूचर, है ना, तेरे बाप का बिजनेस है, तू वहीं जाएगा, अपने को नौकरी में घिसनी है। बट ऐसा होता है क्योंकि वेन नेवर वी आर न्यू, हम लोग नए कॉलेज में यंग ब्लड्स, वी वांट टू प्रूव समथिंग टू एवरीवन। सो हर न्यू जनरेशन में खासकर ये होता है कि भाई हम लोग को कुछ करके दिखाना है अपने बल पे, लोग बोलेंगे वरना ये तो खैरात वाली बात हो गई। हमारे लिए ऐसा नहीं है। मेरे को ये था छोटा सा एक बैक ऑफ द माइंड में मेरे था कि यार कुछ तो अपना करना है यार, मतलब ऐसा नहीं है। बट आई थिंक दैट एवरीवन शुड लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। रात वाली फीलिंग आती है कुछ, मतलब काफी लोगों में, नॉर्मल है, इट्स कॉमन, ठीक है, कोई गलत नहीं है कि आपको कुछ अपने आप को प्रूव करना है, यू डोंट वांट टू टेक गेट एवरीथिंग इजी सर्व्ड इन योर प्लेटर। सम पीपल से दैट तेरे को तो बना बनाया सब कुछ मिल गया। बट किसी भी बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हो तो कोई भी बिजनेस एक लेवल पे किसी ने एस्टैब्लिश कर भी रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पे ही काट लोगे, पूरा करियर बना लोगे, या पूरी उसको इवॉल्व करना पड़ता है ना। और उस एवोल्यूशन को भी अगर आप सोचोगे तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक जनरेशन के बाद हर चीज़ चेंज होती है और उस चेंज के साथ हर बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ता है। तो वो मैंने तब रियलाइज़ किया, मैंने स्टार्टेड जब मैंने देखा कि my father sees the business as a different mindset, right? कि हम wholesalers हैं, we dealing in volume, we supplying to the entire country, हम लोग import भी करते हैं काफ़ी कुछ। मैं उसमें क्या नया ला सकता हूँ, अगर मैं उसमें कुछ नया ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ तो वो in a way, I'm doing my own thing also, or I'm using the backbone of what I have, my family, my roots. So I think that is what makes the difference at the end of the day, right? तो हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार फैमिली बिजनेस है तो सब कुछ आसान है, मक्खन है। हर चैलेंजेस उसमें भी बहुत है यार। आपको लगता है उठाया सामान करोगे और वही करते रहोगे तो वो चलता रहेगा,
कभी भी नहीं होएगा. This will never work. तो व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि यार मैं अपना कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं इसी से कुछ निकल के एक अलग अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ जो थोड़ा हाँ. बच्चों का ब्रांड है, तो थोड़ा सा उनका कुछ था कि यार व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, हमारा अच्छा खासा बिजनेस है उसको ग्रो करो, या दे वर वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द फर्स्ट डे? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी कि हम एक ब्रांड बनाना चाह रहे. द ब्रांड डिड नॉट हैपन ओवरनाइट. हाँ. उसको 8-7 साल लगे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एज अ सेलर किया ऑन एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट. जैसे मैं, अगर मेरी सदर में दुकान है, वी आर डीलिंग इन स्पेस 200, 2000, 5000 मटीरियल्स एट द सेम टाइम. अब अमेजोन उस टाइम पे बहुत नेसेंट स्टेज पे था. जब 2017 की यार बात करता हूँ मैं, तो अमेजोन 3-4 साल हुए थे उसको इंडिया में आए हुए. एडेप्टेशन बहुत कम थी टूवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. लोगों के लिए नया था ऑनलाइन स्पेस. उनको लगता था कि यार ऑनलाइन अभी भी समझ नहीं आ रहा है हमारे को, नकली सामान आता है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है. और मैं उस कैटेगरी में घुस रहा था जो नीश की भी एक नीश थी. वो कैटेगरी बिल्ड हमने करी, वो कैटेगरी स्टार्ट हमने करी, हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डाले जो थे ही नहीं कहीं और कंपटीशन ही नहीं था. तो ऑब्वियसली एक नंबर आने शुरू हुए, सेल बनने लग गई, क्योंकि वो बहुत न्यू प्रोडक्ट्स थे. तो वहीं से स्टार्ट किया था यार. और आई थिंक दैट इज व्हाट गिव मी एन एडवांटेज, एंड आई स्टार्टेड एज अ सेलर. और उन चीज़ों को ग्रो करते करते व्हेन आई वेंट इनटू द DIY स्पेस, दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट इट इज सो एम्प्टी. इंडियन ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, आई स्टार्टेड स्टडीइंग देम, द बिगेस्ट नेम्स, आई स्टार्टेड स्टडीइंग देम, मॉनिटरिंग देम. तो और मेरे सामने सब कुछ पड़ा हुआ था. आई एम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. मेरे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ. So that's what I did, and that is when Kalakaram was made. And I think e-commerce exposure was the biggest advantage, क्योंकि वहाँ पे you get instant feedbacks. अगर कुछ अच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है. बट यू आर टॉकिंग अबाउट ई-कॉमर्स, मैंने देखा है जितने भी यूजुअली शार्क टैंक में ब्रांड्स आते हैं उनका ऑनलाइन बहुत हैवी होता है, ऑफलाइन यूजुअली माइनॉरिटी होता है. आपके केस में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. यू हैड अ 90% जनरल ट्रेड या ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली 10% वाज फ्रॉम अमेजोन. करेक्ट. तो इज इट लाइक कि आपने ऑनलाइन पे इतना फोकस ही नहीं करा था अभी तक, या इज इट मोर लाइक कि आपका ऑफलाइन बहुत स्ट्रांग है इसलिए आपका ऑनलाइन 10% ही दिखता है नंबर्स में? नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने डेलिबरेटली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया इसको D2C इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि मैं एक 7 साल के ई-कॉमर्स बिजनेस से आ रहा था, और 7 साल मैंने सिर्फ अमेजोन पे एक ब्रांड बनाया था, दूसरा ब्रांड है. अच्छा. ठीक है. और वहाँ पे मेरे को इतना रियलाइज हो गया था कि ब्रांड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई आइटम को पैकेट में डाल के उस पर लोगो लगा के बेच रहे हो. ब्रांड का मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई भी और आके बेचेगा, स्टिकर लगाएगा, तो वो ब्रांड नहीं हो गया. ब्रांड कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कम्स विद अ वैल्यू. आप ऐसी क्या वैल्यू दे सकते हो कस्टमर को जो और कोई इतनी आसानी से नहीं दे रहा है, और वो क्यों दे रहा है आपको पैसे. और सिर्फ मटेरियल बेचने से वो ब्रांड निकलाता, वो एक सेलर है. यू आर बेसिकली अ सेलर. तो यू नीड टू मेक अ प्रोडक्ट विच कैन एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ ब्रांड. और जब मैंने वो पूरी जर्नी ऑनलाइन की देखी, तो फ्रॉम वी स्टार्टेड विद वेरी गुड मार्जिन्स. वो मार्जिन्स कम होते गए, कॉम्पिटिशन स्टार्टेड पोरिंग इन. देयर वाज अ टाइम इन द एंटायर D2C थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स स्पेस की भाई कमीशंस वेव ऑफ हो गई थी. अच्छा. बहुत सारे सेलर्स ऑन बोर्ड होने शुरू हो गए थे. देयर वर कैंपेन्स गोइंग ऑन कि आओ ऑनलाइन बेचो. रिटेलर्स को लगता था कि अब सिर्फ ऑनलाइन ही है जो है, ऑनलाइन बेचते हैं. और ये देखो, ये तो चोर है भाई, 30 रुपए का माल 300 रुपए में बेच रहे हैं, हम 250 में बेचेंगे, हम तो कमा लेंगे. पर उनको यूनिट इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती थी. अच्छा. उनको हिडन कॉस्ट समझ नहीं आती थी, रिटर्न समझ नहीं आते थे, पैकेजिंग समझ नहीं आती थी. तो वो जब तक समझते थे, बैलेंस शीट देखते थे, बंद कर देते थे. लेकिन उतने ही टाइम में 50-100 लोग और आ जाते थे. प्राइस तो तोड़ दिया आपने उस प्रोडक्ट का, है ना. हम एक सर्टेन प्राइस पे सर्टेन क्वालिटी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं. हमारे पास एक टीम है, हमारे पास वेयर हाउस है, हमारे पास इन्वेंट्री है, उस सबका एक फिक्स खर्चा लगता है ना. तो वो बंदे रियलाइज नहीं कर रहे थे, और बहुत डर्टी कंपटीशन हो गया था कि अब 2-2 रुपए 4-4 रुपए की लड़ाई हो रही है रोज की. तो ऐसी कोई प्रोडक्ट बेचने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि कोई और उठा के बेच ले, मेरे से ही लेके मेरे से सस्ता बेच रहा है, क्योंकि उसके कॉस्ट्स नहीं है. बट ऐसा कैसे, आप अगर उसको दे रहे हो तो उसके कॉस्ट कम कैसे आपसे? उसके कॉस्ट कम कैसे हैं, क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ 2000 यूनिट की इन्वेंट्री से. मैं डील कर रहा हूँ एक टीम से. मेरी टीम के फिक्स खर्चे हैं, 5 लाख रुपए की सैलरी है, एक पूरा वेयर हाउस है जिसका मेरे को रेंट पे करना है. मेरे को सारे हिडन कॉस्ट पता है. मेरे को पता है कि बियॉन्ड दिस प्राइस अगर मैं जाता हूँ तो मेरा नेट बिल्कुल जीरो हो जाएगा. अच्छा. अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी थोड़ी धंधा करना है मेरे को. अच्छा, तो यू आर सेइंग कि आपको पता था कि मेरे को ये प्राइस तो रखना पड़ेगा टू सस्टेन. वो बंदा कम रख रहा था एंड इवेंचुअली ही डाइड आउट. हाँ, और वो कम रख के शायद कमा भी सकता था एट अ पॉइंट, क्योंकि उसके पास 2 बंदे हैं बैठे हैं जो सिर्फ पैकिंग करके सामान डिलीवर कर रहे हैं. पैकेजिंग का फर्क नहीं पड़ता, लेबलिंग का फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
क्वालिटी तो सर फोटो से पता नहीं चल रही है ना, करेक्ट। वो तो फीडबैक से पता चलेगी। और फीडबैक तो तब आएगा जब आप 200-300 आइटम बेच रहे हो। इंडिया में फीडबैक लाना भी बहुत आसान चीज़ नहीं होती अच्छा। है ना। ऐसा नहीं है कि 10 आइटम बिकी फीडबैक आ जाएगा। हमारी जैसी प्रोडक्ट्स में फ्रीक्वेंसी होती थी 100 ऑर्डर में एक फीडबैक, अच्छा। है ना। आप बेचने के आपने ठीक है प्राइस तोड़ दिया, 300 रुपये की आइटम आप 200 पे तो ले आए, हाँ। और फिर आपको रियलाइज हो कि इतने रिटर्न आ रहे हैं, ये हो रहा है वो। जब तक आप रियलाइज होते हो आपने तो अपना बिजनेस रैप अप करा, निकल लिए। हम जो बैठे हैं क्वालिटी देने के लिए, अब हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है पीछे बैकएंड से कि भैया ये तो आइटम की वैल्यू ही 200 रुपये है। अब उनको कौन जस्टिफाई करेगा कि सर आप किससे कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर करो तो क्वालिटी पे कंपेयर करो बाकी फैक्टर्स पे कंपेयर करो। हम यहाँ पे वी डीलिंग विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। कस्टमर फीडबैक्स हमारे देखो, वो सब देखो, और फिर कंपेयर करो मेरे को एक ऐसे सेलर से जो 2 दिन पहले आया है और कह रहा है कि भाई मैं तो 200 का बेच लूंगा, और अब वो बंद हो चुका है, वो है भी नहीं। करेक्ट। तो तब मैंने कलाकरम, आई स्टार्टेड बिल्डिंग DIY किट्स, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आइडियाज व्हिच वर नॉट देयर एट ऑल। मैंने उन आइडियाज को बेसिक पैकेजिंग में डाल के बेचना शुरू किया, ये देखने के लिए कि यार ये आइडिया चलेंगे भी कि नहीं इंडियन मार्केट में। और जब फीडबैक्स आने शुरू हुए तब मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। सो ई-कॉमर्स की वजह से ही कलाकरम एग्जिस्ट करता है। पर ई-कॉमर्स के बल पे ही कलाकरम सर्वाइव नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई हैड लर्नड एट दैट टाइम कि भाई अगर मेरे को अब करना है काम तो मेरी वेबसाइट ही मेरा एक चैनल ऑफ D2C ब्रांड बन सकती है, और उसके लिए कुछ फिक्स कॉस्ट इनकर करने हैं। और मीनवाइल आई वाज एस्टैब्लिशिंग माय प्रेजेंस इन द ऑफलाइन बिजनेस। वी वर डिस्प्लेइंग आवर प्रोडक्ट्स एट ऑल B2B एग्जीबिशंस इन इंडिया, द गुड वंस, द स्मॉल वंस, लोकल वंस। और उसी दौरान जब हमने देखा कि भाई ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ response coming from distributors, from big box retailers, from a lot of other brands. They want to keep our products. So why not try this out? And then we started developing the model. And उसमें भी बहुत चीज़ें हमने सीखी है इनिशियली, क्योंकि हम रिटेल बैकग्राउंड में नहीं थे। MRP का कॉन्सेप्ट हमारे लिए कुछ नहीं होता था। ई-कॉमर्स ने क्या सिखाया, MRP इज जस्ट अ नंबर जो स्लैश करके दिखाते हैं सेलर, और 50% ऑफ, 70% ऑफ, वो एक नंबर है सिर्फ, बिकता तो सेलिंग प्राइस पे है ना। ट्रू। तो लेकिन जब आप बिलिंग कर रहे हो कहीं पे भी बाहर, इंडिया में MRP से ऊपर तो कुछ नहीं जा सकता, तो वो MRP लॉक होना चाहिए, और ऐसा प्राइस होना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग भी करनी है ऑनलाइन, और आपके जो रिटेल में बिक रहा है वहां पे इतनी ज्यादा हाई डिस्काउंटिंग ना हो जाए कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो वो सब सीखना, वो जर्नी भी एक पूरा प्रोसेस था। तो आपने अभी कहा इंडिया में MRP से ऊपर नहीं बिक सकता, बट लाइक आई थिंक बाहर भी तो MRP होता होगा ना? बाहर यार इन लॉट ऑफ कंट्रीज MRP कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। वहां पे ऐसा होता है कि एक आइटम की प्राइस और वैल्यू एक उस एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है, कि एक प्रीमियम मार्केट है तो वहां पे एक हाई प्राइस पे भी बिक सकता है वो प्रोडक्ट, एक छोटी मार्केट है वहां पे कम प्राइस पे भी बिक सकता है। ओके। और ये दुबई हो गया, बहुत बड़ी बड़ी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ MRP, इवन यूरोप, इवन US। जैसे अगर मैं Amazon.com पे US में एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो मैं उसको मार्केट में उससे हायर प्राइस पे भी बेच सकता हूँ, उससे लोअर प्राइस में भी बेच सकता हूँ। देयर इज नो लॉ। तो उनके प्रोडक्ट्स के पीछे कुछ प्राइस नहीं लिखा होता? जैसे इंडिया में एवरी प्रोडक्ट हैज अ प्राइस लिखा होता है ना, वो अलग अलग लिखा होता है एज पर द मार्केट। बट देन इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि जैसे चिप्स का पैकेट यहाँ पे 20 का है, सेम थिंग मेरे को एयरपोर्ट पे 100 का मिलता है, तो दे चेंज द MRP? नहीं, इट हैज टू बी डिफरेंट SKU। अब मैं अपने बॉक्स को, अगर मैंने एक बॉक्स बनाया है, राइट, इट्स अ किट, राइट, वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट, एग्जैक्ट SKU कभी भी एक अलग MRP पे नहीं बिक सकता, इट्स अ लॉ। अच्छा, है ना। तो या मैं उसके, अब मैं 4 अलग अलग उसके वेरिएशंस बना के उसको अलग अलग चैनल्स में डालूं, वो तो फिर मैं सप्लाई चेन और अपना पूरा प्रोडक्शन कैसे मैनेज करूंगा। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो मैं चिप्स का पैकेट मार्केट एयरपोर्ट पे 100 का खरीदता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट वेरिएंट ओनली ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली, वो इट्स अ डिफरेंट वेरिएंट ऑल टुगेदर। उसमें वो या तो 1 ग्राम या 5 ग्राम कम करके दे देगा, है ना, तो वो कुछ अलग दिखाएगा, उसको एक अलग SKU एस्टैब्लिश करेगा। मतलब टेक्निकली इट विल बी डिफरेंट, कि एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट नहीं है, भले ही वो मार्जिनल डिफरेंस हो, जस्ट टू क्रिएट अ न्यू SKU फॉर अ प्रीमियम मार्केट लाइक एन एयरपोर्ट। एग्जैक्टली। तो इंडिया में MRP क्यों है फिर? इंडिया में MRP इट्स द लॉ यार, अब वो तो गवर्नमेंट बताएगी क्यों है। मतलब इट्स इन अ वे इट्स गुड आल्सो। बट इज इट लाइक ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में होता है कि इंडिया अलग से कुछ एक्सेप्शन है जो MRP लाया है? आई डोंट थिंक सो यार, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी कंट्रीज में भी नहीं होता है MRP का कॉन्सेप्ट, बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट द थिंग इज कि यार जैसे बिग स्टोर्स लाइक हैमलेस, यू नो, दे need a premium discount. They are giving you exposure in 100-200 stores. They demand a premium discount. और आप सेम प्राइस पे एक छोटी मार्केट में भी बेच रहे हो, उनको भी सेम प्राइस पे बेच रहे हो, मार्जिनल डिफरेंस काफी है। तो इस केस में हम जैसे ब्रांड्स को थोड़ा सा धक्का खाना पड़ता है अपने नेट प्रॉफिट में। अच्छा।
टू गेट दैट बिगर डिस्ट्रीब्यूशन। पर ज़रूरी है MRP इंडिया में, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ भी कहीं पे भी अगर हमने बेचने की किसी भी प्राइस पे लेवरेज दे दी तो क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी पॉपुलेशन में, हमारे मार्केट्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर वो लेवरेज दे दी तो कभी भी एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को, समझ ही नहीं आएगा कस्टमर को कि हो क्या रहा है भाई, क्वालिटी पे ट्रस्ट ही नहीं आ पाएगा। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी ज़रूरी है। फेयर इनफ। आई गेस अभी आपने हैमलीज का पॉइंट उठाया, हाँ। एंड आई रिमेंबर फ्रॉम द पिच व्हेन यू सेड कि आपका हैमलीज पे 50% मार्जिन है, द शार्क्स वर सरप्राइज्ड हाँ। कि हैमलीज में 50% मार्जिन है। हाँ। तो आई डोंट नो कि कितना मार्जिन होता है, बट व्हाट इज द बैक स्टोरी, व्हाई वर दे सो सरप्राइज्ड एंड व्हाट इज द रियल नंबर जितना होता है आइडियली? देयर इज सी, मैं यार मैंने कभी किसी और के मार्जिन शीट्स देखी नहीं है किसी और ब्रांड की। ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता बाकी ब्रांड्स कितने पे बिकते हैं, ना मैंने कभी पूछने की जरूरत समझी। मेरे को अपने से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर मैं उस मार्जिनल प्राइस पे 10-20% नेट निकाल रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं निकाल रहा हूँ तो मैं नहीं काम कर सकता। और हैमलीज के साथ भी हमने काफ़ी नेगोशिएट किया है। इट वॉज अ 1 year प्रोसेस। द इनिशियल डिस्काउंटिंग हमें जो उन्होंने जो हमारे को मार्जिन स्ट्रक्चर दिया था वो हमारे पॉकेट से बिल्कुल बाहर जा रहा था, हम उसमें नहीं कमा पाते। तो हम वी वर पेशेंट, हमने वेट किया, हमने मार्केट में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की, थोड़ी सी डिमांड एस्टैब्लिश करी और फिर हमने री-नेगोशिएट करना शुरू किया। तो इट्स नॉट अ वन डे जॉब टू क्लोज डील्स विद सच बिग कंपनीज एंड सच बिग स्टोर चेन्स, सो यू हैव टू वेट। बिकॉज मेरे लिए नया ब्रांड आया है मार्केट में यार, मैं कैसे उसको दिखाऊं कि ये वैल्यू है, ये उनको क्योंकि किसी भी आप बड़े स्टोर में जा रहे हो, ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बंदा पैसे दे रहा है उसके। ट्रू। ठीक है यूनिकनेस आप ले आए प्रोडक्ट्स में, पर क्यों लेगा यार कोई कलाक्रम, क्यों लेगा जाके 1000 रुपए का डब्बा? बट आपने ऐसा डिफरेंट क्या करा, लाइक यू स्टार्टेड योर सेलिंग इन अगस्त 2022 जी। एंड आप हैमलीज में बहुत जल्दी पहुंच गए, तो व्हाट डिड यू डू डिफरेंट कि हैमलीज तक यू वर एबल टू रीच सो क्विकली, जबकि इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स अभी भी हैमलीज में ना पहुंच पाए? यार इसमें आई वुड रियली गिव ऑल द क्रेडिट टू माय वाइफ अंशिता, राइट? तो आई थिंक इट वाज कोविड के टाइम पे 2021 में एशियन हॉबीक्राफ्ट्स मेरा दूसरा ब्रांड है, उसके अंदर हमने कुछ किट्स की सैम्पलिंग करी थी जिसमें हमने बॉक्सेस प्रॉपर पैकेजिंग करके बनाए थे एंड हमने कोल्ड ईमेल्स किए थे हैमलीज के कुछ आईडीज के ऊपर। अच्छा। RBL, हमें पता था कि @rbl.com हैमलीज का आईडी होता है। अच्छा। और हमने उनकी बाइंग हेड और उन सबका लिंक्डइन प्रोफाइल से उनके नाम @rbl.head पे 4-5-10 ईमेल आईडीज पे कोल्ड मेल डाला था और लकीली समवन replied back from the department, right, from the buying team, and they said send the samples over, and there was someone in Gurgaon only, उनकी किसी टीम मेंबर को हमने samples within the same day भेज दिए। अच्छा। She liked the products and then the negotiation started. It started in a brand name which was totally different. Okay. तब तक कलाक्रम की इंसेप्शन भी नहीं हुई थी। कलाक्रम एक वर्ड था जो मैंने रजिस्टर करवा रखा था 4-5 साल पहले तक। मेरे को ये था कि किसी दिन मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको मैं लेजिटली बोल पाऊंगा ना जाके कि यार आई मेड समथिंग ऑफ। तो आपने ब्रांड नेम 4-5 साल पहले डिसाइड कर लिया था, प्रोडक्ट आपका इवेंचुअली इवॉल्व होके बना, बिल्ड हुआ है, प्रोडक्ट डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स, इट्स टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम। Also one more thing, now that we are talking about Hamleys only, a lot of people say कि टॉय मार्केट को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, इन स्पेशली शार्क टैंक यूएसए हैव सीन कि जब भी कोई टॉय मार्केट का आता है शार्क्स आर वेरी हेसिडेंट कि यार ये मार्केट क्रैक नहीं कर पाओगे आप। ऐसा क्यों है यार? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू क्रैक द टॉय मार्केट? व्हाई इज इट डिफिकल्ट? देख, दो चीज़ें यार आयुष्मान, आई थिंक यार 2 or 3 थिंग्स व्हिच आई वुड से ऑन दिस। एक तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जनरल ट्रेड की बात, 2 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड। Okay. जनरल ट्रेड इज सप्लाइंग टू अनब्रांडेड स्टोर्स, लोकल टॉय शॉप्स थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स। मॉडर्न ट्रेड मतलब होता है कि हैमलीज जैसे बिग चेन्स हो गई, क्रॉसवर्ड्स हो गया, अच्छा। ये लोग मॉडर्न ट्रेड चेन स्टोर्स होते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे बाइंग होती है और वो लोग अपने 100 स्टोरों में स्प्लिट कर देते हैं, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ऐसा होता है कि भाई आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत विजिलेंटली डील करना पड़ता है क्योंकि पूरी टॉय मार्केट एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। क्योंकि आज भी स्टोर पे जो बंदा बैठा है, जो छोटी टॉय शॉप अगर गए, इवन इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट टॉय स्टोर्स इन इंडिया, राइट, दे डोंट हैव अ वेरी डिफाइंड वे ऑफ ऑर्डरिंग, डिफाइंड वे ऑफ परचेजिंग, डिफाइंड वे ऑफ पेइंग। ये सब कुछ बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके। और इसमें बहुत रिस्क है, तो कोई भी नया बंदा घुसना नहीं चाहता है क्योंकि आप कितना ही रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, माल तो आपने देना ही है, क्रेडिट
साइकिल कितनी चलती है आपके ऊपर है, आप कितना स्ट्रांग, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने ऑनेस्ट है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉयज में हेजिटेंट होते हैं लोग। पहले ये था कि चाइना के साथ compete कर रहे थे आप। पहले था कि यार आप एक 100 रुपए की चाइनीज प्रोडक्ट से आप 500 रुपए का प्रोडक्ट सिमिलर बना रहे हो इंडिया में, तुम कैसे बेचोगे? पहले सबसे बड़ी फाइट ये थी। अब थैंक्स टू द सिनेरियो राइट नाउ, you know, Make in India campaign happened, and government gave a lot of advantages to the toy manufacturers. Restrictions were imposed in terms of certifications, compliances. पहले compliance नहीं होती थी ज़्यादा stringent. अच्छा, अब एक भी product market में बिना compliance का नहीं बिकेगा, BIS आपका धंधा बंद कर सकता है। अच्छा, तो वो सब होने के बाद जिन brands ने उन सब पे काम किया, they could survive and they could make a good established business out of it. और जो छोटे ब्रांड्स थे जो सिर्फ चाइनीज टॉयज को रेप्लिकेट करेंगे, कंप्लायंस में नहीं थे, उनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सीन हो गया। चाइना टॉयज तो कम हुए ही हुए, लेकिन जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कंप्लायंसेस नहीं करते थे कभी, उनके लिए भी एक एड ऑन बहुत मेजर कॉस्टिंग आ गया। ओके, इट्स नॉट अ वेरी चीप process to get compliances done in India. मतलब it's what is the process? अगर मुझे अपने प्रोडक्ट का कंप्लायंस कराना हो, क्या करना पड़ता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, BIS बोलते हैं, राइट? तो टॉयज में एक हमारे खासकर नॉन बैटरी ऑपरेटेड टॉयज में 9503 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे टेस्टिंग होती है। मतलब अगर कुछ लिक्विड मटेरियल है तो उसकी केमिकल टेस्टिंग होगी। वैक्सेस है जैसे हमारी विच उसके अलावा हर बॉक्स पे वो जब तक आपको कंप्लायंस नहीं मिलती वो बॉक्स पे प्रिंट नहीं कर सकते, आप वो बेच नहीं सकते एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, तो आपको पहले तो BIS में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? उनकी एक सर्टेन फी होती है, ईयरली फी होती है। उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करानी होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर बैटरी ऑपरेटेड है, नॉन बैटरी ऑपरेटेड है, जिस भी सेक्शन में वो जाता है उसके हिसाब से लैब्स टेस्ट करेंगी। उसके सर्टिफिकेट्स के बल पर आपको BIS एक स्टैंप देगा जो आप अपने बॉक्सेस पे छाप के उस कंप्लायंस के यूज कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इट्स वेरी वेल डिफाइंड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड नाउ BIS इज वर्किंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ streamlining the entire process. They have audits. हर साल 2 से 3 audits होती हैं to see, so जैसे for a new factory to understand that entire process, it's a very good thing क्योंकि आपको शुरू में ही checks मिल जाते हैं, है ना? कोई नया बंदा अगर जा रहा है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है, अब उसको क्या नहीं पता compliances यूजुअली, तो वो आपको एक compliances का पूरा एक समझ आ जाती है कि भाई एक फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए आगे जाके, क्योंकि बच्चों को जा रहा है अल्टीमेटली। मैं टॉयज की बात करूँ, ट्रू, तो इट्स ज्यादा सेंसिटिव भी होना पड़ेगा वहाँ पे, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी का लेवल होता है। तो हाँ, फेयर एनफ। अब मैं अगर थोड़ा शार्क टैंक पे वापस आऊँ, ठीक है, तो यूजुअली मैंने जितने भी लोगों से बात करी अभी तक, आई हैव सीन कि शार्क टैंक एपिसोड के बाद उनके सेल्स 2x से 10x तक गए हैं, डिपेंडिंग फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। तो शार्क टैंक के एपिसोड के बाद आपके सेल्स किस तरीके से बढ़े? यार शार्क टैंक से पहले D2C was zero, ऑनेस्टली। हमने आज तक कभी अपनी वेबसाइट पे कभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करी, कभी भी सोशल मीडिया को इतना सीरियसली नहीं करा। इसीलिए नहीं क्योंकि हम करना नहीं चाहते थे, बट वी वर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल, एंड क्योंकि उसमें पैसा आपका क्रेडिट में घूमता है और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे लगाने पड़ेंगे इस पूरे मॉडल को अच्छे से सस्टेनेबली चलाने के लिए। तो आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हम 1 साल 1.5 साल हुआ था कंपनी को बनाए हुए, तो आई वाज इन नो रश, मेरे को नंबर का कभी रश नहीं था। और वहाँ से जब डे एपिसोड एयर्ड, जो हमारी वेबसाइट पे 0 विजिटर्स या 5 विजिटर्स थे दिन के, वो 4000, 5000, 10,000 विजिटर्स हो गए। सो 5 से 10,000 x की बात करो तो 100x मान लो, वो नंबर बहुत वेग है, क्योंकि जो 0 से आप कितना भी मल्टीपल मान लो तो काफी हाई हो जाता है, इनफाइनाइटी है, इनफाइनाइटी समझ लो। क्योंकि वो जो लेवल ऑफ एक्सपोजर मिला ब्रांड को, वो काफी साल लग जाते हैं मार्केटिंग में, उस लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और उस लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी लाने के लिए। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट वी गॉट, दैट फ्रॉम अ ऑफलाइन ब्रांड वी now have a full D2C brand established. Now we are working only to improve the customer experience and to retain those customers in a very sustainable manner, कि भाई इतने पानी की तरह पैसे ना बहा दें। We have to be very strict with whatever we are doing. So that is what I'm working on right now. नहीं, जैसे आपने कहा था आपके शार्क टैंक के पिच के टाइम पे आपका रफली 40-50 लाख का मंथली सेल था, एंड 10% Amazon था, तो मतलब 4-5 लाख का रफली मंथली सेल आपका ऑनलाइन था। डेली लगभग 10,000 था, 10-15,000।
है ना? Amazon की बात करोगे तो ऑनलाइन हाँ 10-15 हज़ार 20,000 तो ऑनलाइन आपका एपिसोड आने के बाद आपने वो नंबर किस तरीके से बढ़ते हुए देखा ऑनलाइन भी और अगर ऑफलाइन का यार भी for the आपके पास first डेटा? week तो I think it was 3 to 4x अच्छा minimum for the first week. Then obviously थोड़ा stagnation आता है लेकिन वो भी काफी अच्छा रहा मतलब much higher than before Shark Tank. So that is something which is a biggest takeaway from that. तो नंबर एग्जैक्टली मेरे को मैं नंबर्स में विश्वास नहीं रखता हूँ ऑनेस्टली मेरे को नंबर बहुत वेग चीज लगती है नंबर कुछ नहीं होता बट डू यू हैव द नंबर आप विश्वास रखते हो कि नहीं दैट इज नॉट द क्वेश्चन यार ऑनलाइन अगर मेरा 4-5 लाख था तो अगर मैं 30 डेज अभी तो फिलहाल आई थिंक 20-25 डेज हुए हैं सिंस वी वेड अगर उस महीने की बात करते हैं सो इट शुड बी अबाउट 3x मिनिमम 3 to 4x मिनिमम तो फेब में लगभग 15-20 लाख सिर्फ ऑनलाइन से सिर्फ निकाल रहे हो। ऑनलाइन से जो मैं उसको एक चैनल भी नहीं मानता था हाँ और ऑफलाइन आपका सेल बढ़ा है? ऑफलाइन यार ऑफलाइन ऑनेस्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च जो होते हैं वो थोड़े से डाउन मंथ्स होते हैं फॉर अ टॉय बिजनेस क्योंकि एग्जाम्स होते हैं ओके क्योंकि अभी बच्चे आर मोस्टली स्टडिंग एंड पेरेंट्स आर नॉट बाइंग टॉयज दैट मच बट लकीली बिकॉज वी वर देयर सो आवर सेल्स वर मच बेटर देन एनी अदर ब्रांड कंपेयर्ड टू द मार्केट द बेस्ट थिंग हैपेंड वाज कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे जिनको लगता था कि यार हम स्लो मूविंग है बैठे बैठे ऑर्गेनिक डिमांड नहीं आ रही है क्योंकि मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स वही माल उठाते हैं जो बैठे रहे और अब आराम से ऑर्डर आ जाए और वो बस माल सप्लाई कर दे हमारे केस में ऐसा नहीं होता था क्योंकि हमारे केस में एजुकेशन रिक्वायर्ड थी हर लेवल पे दुकानदार के लेवल पे उसके सेल्समैन के लेवल पे तो हमें को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो माल को बेचने के लिए बट एक बार जो बिकता है वी नो दैट इट्स अ रिपीट कस्टमर वी वांट सो व्हाट इज योर रिपीट कस्टमर रेट? यार देयर इज नो रेट इन द ऑफलाइन बिजनेस यू कांट कैलकुलेट दैट रेट बिकॉज कस्टमर लेवल डेटा नहीं आता है अब ये सब मेट्रिक्स को हम मेजर करना शुरू कर रहे हैं अच्छा अब D2C में सब CTR TTR PTR सब पढ़ रहा हूँ भाई अब समझ रहा हूँ और उनको एनालाइज करना सीख रहा हूँ तो अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा समझ ले कि आई एम बैक टू स्कूल इन टर्म्स ऑफ D2C एंड मेरा यही मानना है कि यार जितना सीख सकता हूँ सीखूंगा और उसको आगे अपने जितना भी स्टाफ है उनको सिखाऊंगा सो दैट at this we are at a very nascent stage we will be like again a baby in the D2C community in the D2C brand तो उसको we have to groom it we have to make it very strong and solid right ऐसे नहीं कि भाई नंबर स्पाइक हो गया चलो और पैसे डालो मार्केटिंग में पैसे पानी की तरह बहाओ और नंबर बढ़ाओ मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है नंबर बढ़ाने में। अच्छा इस पे एक लास्ट क्वेश्चन सेल्स वाले उस पे आपने कहा था इस साल आपका 5 करोड़ का रन रेट है एंड आई थिंक आप इजीली हिट कर लोगे अपकमिंग ईयर आपको क्या लग रहा है कितना आप सेल्स का टारगेट रखोगे? ईयर के लिए ना हमारा काफी मेजर प्लान्स है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सो वी वांट टू टेक कलाकरम ग्लोबल ओके सो we want to present at the biggest toy fair in the world which is in Nuremberg which happens in Jan every year so we will definitely be going there right अब वो बाकी सब उसके बाद की चीज है कोई नंबर दिमाग में लेके नहीं अब हाँ अब मेरे पास लोग हैं जो पूछेंगे मेरे से कि भाई व्हाट आर योर फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर सो मिनिमम 10 CR will be my forecast for 2025 okay 24-25 financial year so and I think we can easily achieve it if we are well good and solid and principles पे काम करेंगे तो बिल्कुल होएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। आपके में ना एज अ फाउंडर एक बहुत डिफरेंट वाइब है मैं आपको बताऊं क्या जितने फाउंडर से बात करता हूँ ना वो एकदम दे आर वेरी फोकस्ड ऑन कि बिजनेस कैसे बने इसका नंबर कितना है इसका ये नंबर क्या हो अगले साल ये हो अगले साल वो आपका ज़्यादा मैंने देखा है यू जेन्युइनली वांट टू मेक समथिंग यू डोंट रियली वांट टू मेक अ बिजनेस एम्पायर यू वांट टू मेक अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल लव एंड एंजॉय तभी आपके पिच में भी दिखा था कि जैसे व्हेन दे आस्क अबाउट द एग्जिट या समथिंग यू आर लाइक एग्जिट तो मैं सोच ही नहीं रहा यू रियली जस्ट वांट टू मेक कलाकरम अ बिग थिंग एंड वो अपने आप ग्रो होके जहां पहुंचेगा यू वांट टू राइड द वेव 100% ये डिफरेंस है आप में एज अ फाउंडर यू आर 100% राइट ऑन दैट यार मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है D2C कम्युनिटी से इन टर्म्स ऑफ नंबरों के पीछे भागने की अच्छा कि भाई क्यों भाग रहे हो नंबर के पीछे तुमने प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट में जान लगाओ कस्टमर बोलेगा आगे से है ना नंबर बनाने में क्या है मार्केटिंग में पानी की तरह पैसा बहाना है 50 लाख रुपए डाल के 1 करोड़ की सेल करने का मतलब क्या हो रहा है मतलब व्हाट आर यू अर्निंग आउट ऑफ इट नथिंग यू बर्निंग 20 lakhs फ्रॉम योर पॉकेट दैट डज नॉट मैटर एट ऑल दैट इज नथिंग and ultimately if your vision to sell the business then
फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग कि भाई तू अगर बेचने के पर्पज से ही धंधा बना रहा है कि एक दिन नंबर बन जाएगा फिर उसके ऊपर वैल्यूएशन बन जाएगी. वैल्यूएशन भी क्या है यार? वैल्यूएशन क्या है? एक बंदा जो साल की 1 करोड़ सेल कर रहा है वो अपने आप को 10 करोड़ पे पैसा उठा लेता है तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ होगी. कैसे हो गई? पैट पूछो ना, प्रॉफिट पूछो ना, तूने कमाया क्या, वो है वैल्यू. वैल्यू नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है. वो सिर्फ एक नंबर है. नंबर सब पूरी गेम ही नंबर पे चल रही है यार. पूरी D2C कम्युनिटी नंबर पे चल रही है. कोई बोल ही नहीं रहा कि यार सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हैं. चलो प्रोडक्ट देखते हैं यार, कुछ ऐसा देते हैं कस्टमर खुश हो. कस्टमर को कुछ बेनिफिट देते हैं, चाहे यूजर हो, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो. अल्टीमेटली उसको कुछ ऐसा मिल रहा है जो और कोई नहीं दे पा रहा है और आप उसको बेस्ट वे में दे रहे हो. तो आई डोंट थिंक दैट नंबर शुड बी ऑफ एनी इंपॉर्टेंस. इट विल इवेंचुअली बी, नंबर विल कम इवेंचुअली. आई थिंक लोग प्रोडक्ट नहीं, लोग बिजनेस या स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं. That's the problem, man. That is the biggest problem. That's why I restrict myself from entering such discussions because I'm very passionate about building a product, building something of significance जो एक किसी को भी यूजर को खुशी दे. मेरे टर्म मतलब मेरे लाइन ऑफ बिजनेस में मैं खुशी मानता हूँ मेरे प्रोडक्ट का एंड आउटकम, लेकिन हर किसी केस में अलग अलग होता है. लेकिन हाँ, वो एंड आउटकम अगर आप अचीव कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट से, बाकी सब विल बी ऑन, यू नो, इट विल कम इवेंचुअली, सब हो जाएगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसे डाल के ही पैसा बनेगा तो भाई लोग कर रहे हैं, शायद जीत भी रहे हैं. वो मेरे को, मैं नहीं हूँ ऐसा. पर्सनली आस्किंग, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ. मैं उनसे, ठीक है यार, मैं नो नथिंग टू से ऑन दैट. फेयर इनफ. तो आपका मतलब जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट, मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, कि आपका प्लान है कि मे बी सम इयर्स डाउन द लाइन आई विल कम विद एन IPO. क्योंकि रिसेंटली आई टॉक टू ज़ोरको आनंद भाई, तो ही हैज़ अ वेरी बिग प्लान कि वो भी IPO लाने वाले हैं. नहीं, तो आपका ऐसा कुछ है कि मे बी जब टाइम सही होगा तो IPO भी लाएंगे इसका, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अब इसको एक बिजनेस बनाएंगे प्रॉपर. बिजनेस तो बिजनेस अभी भी है, नहीं सॉरी रॉन्ग वर्ड, बट लाइक बिजनेस माइंडसेट से अब इसको एक ट्रांसफॉर्म करेंगे पब्लिक कंपनी में. हाँ यार, इफ दैट यू नो, इफ वी कम टू दैट इवेंचुअली, मे बी वन डे, मे बी, बट उसको आज सोच के अगर मैं काम करूंगा तो शायद मैं किसी और माइंडसेट से काम करूंगा. फिर नंबर वाले गेम से काम करूंगा. मैं शायद यू नो बेसिक्स भूल जाऊंगा. मेरे को वो आज उसको अपने दिमाग में लाना भी नहीं है कि कल मैं शायद IPO डालूंगा. अगर हाँ, यू नो, विद गॉड्स ग्रेस and you know, whatever we're doing, if we are honest enough with our work, then that is a final outcome that will happen eventually. I believe that. I believe कि अगर मेरे किस्मत में या मेरी मेहनत में कुछ है, मेरी ऑनेस्टी में है, तो वो इवेंचुअली मुझे मिलेगा. मेरे को उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उसको बड़ा बड़ा बैनर या पोस्टर बनाने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं IPO करने निकल गया हूँ, आओ IPO करूंगा, मैं IPO करूंगा, मैं ये नहीं भाई. होगा अगर हाँ मेरी मेहनत में दम है तो इवेंचुअली होगा. पर मतलब आपके हिसाब से वो IPO शुड नॉट बी द एंड गोल. IPO maybe is just one step in the whole journey. Exactly. There should be no end goal first of all. There should be no end goal. The goal should be short term कि भाई from here to the point B, A to B पे आप best possible way में बिना पैसे जलाए ज़्यादा कैसे पहुंच सकते हो और कमा भी सकते हो. तो in this whole startup ecosystem, investor ecosystem, why do people have always an end goal कि let's say IPO करना है, या जैसे शार्क्स ने बोला मेरे को exit चाहिए, why do they keep looking for that end goal? उनका हक है यार, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका हक है exit. चलो, why do entrepreneurs keep looking for an end goal कि IPO निकालूं या इन्वेस्टर को exit दूं या कंपनी बेच दूं? Do they not love their business or product enough कि वो उसको बेचने को निकले? I don't think कि वो प्यार नहीं करते और इसलिए वो ज्यादा बड़ी चीजों पे भागते हैं. I don't think ऐसा है. पर अगर आप उस माइंडसेट से काम कर रहे हो कि आपको इवेंचुअली बेचना है या वो है, तो आई डोंट सेकंड दैट. आई एम नॉट फॉर दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच, क्योंकि शायद फिर आप बेसिक्स भूल जाओगे, आप प्रोडक्ट भूल जाओगे, आप किसी और चीज में उलझ जाओगे कि रेज करते हैं A राउंड, B राउंड, B राउंड, और उस रेज से आप कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा रहे हो. वैल्यूएशन बन गई 1 बिलियन, सेल आपने करी है शायद 1000 करोड़ की, पैसे जलाए आपने 3000 करोड़ के. सबसे ज्यादा सफर आप नहीं करोगे क्योंकि आपने तो सैलरी ले ली जितनी लेनी थी. सफर कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज
जो शायद आपको लुकअप करके अपने अपने आप एक करियर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं आपकी कंपनी में, वो हैं जो सबसे ज़्यादा पिसेंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी जान दिया, अपने अपने खून पसीना दिया उन्होंने, ये सोच के कि यार ही इज़ डूइंग समथिंग बिग, और एक दिन आप उनको ये बोल के काट देते हो कि भाई अब हमारे को पैसे निकालने हैं, तो ओवर स्टाफिंग हो गई। क्यों करी भाई ओवर स्टाफिंग? इन्वेस्टर के वजह से ओवर स्टाफिंग क्यों करी तुमने? जब तुम्हारे को 5 बंदे चाहिए थे तो 50 क्यों हायर किए? क्या दिखाने के लिए? यार मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि सारे जितने भी लोग स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे जेन्युइनली बिलीव इन इट। लेटली आई हैव कम टू रियलाइज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्ट या बिजनेस, दे आर इन्वेस्टिंग इन द आइडिया कि आगे जाके कोई और इन्वेस्ट करेगा और मैं एग्जिट मारूंगा। दे आई थिंक कि लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्ले करते हैं कि शायद से मैं इसमें बिलीव नहीं करता, बट मेरे को ये पता है आगे जाके कोई पक्का इसमें बिलीव करेगा जो मेरे से ज़्यादा में ये चीज़ खरीद लेगा। आप इन्वेस्टर पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही हाँ, नहीं। मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव रियलाइज कि जैसी कोई इंडस्ट्री मतलब बज करने लगती है, आई थिंक काफी इन्वेस्टर घुसते इस रीजन से कि अभी घुसूंगा, आगे जाके एक दूसरा एंड में जो इन्वेस्टर बेवकूफ बनेगा जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट खराब हुआ, ही इज द वन हु विल टेक द लॉस। मेरे को आज इसमें पैसा डालना है क्योंकि मेरे को पता है आज से 2-3 साल बाद ये मच मोर बड़ा इन्वेस्टर पैसा इसमें डाल सकता है जिसके नाम पे मैं एग्जिट लूंगा। मेरे को ऐसा पिछले 2-3 साल से सेंस होने लगा है ये कि मे बी दे डोंट रियली इन्वेस्ट इन द आइडिया, दे इन्वेस्ट इन द बज। दिस इज माय हॉट टेक। यार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दीस शार्क्स आल्सो कीप आस्किंग कि एग्जिट प्लान क्या है। उनका हक है, क्योंकि मैंने वही बोला ना यार, वो पैसे दे रहे हैं, फेयर ठीक है, इनफ, उनका हक है पूछना कि भाई मैं तुमसे कमाऊंगा कैसे। हाँ, कोई वो तो नहीं बांट रहे ना, चलो भाई लंगर लगा हुआ है, चंदा बांट दिया, उनका हक है, दे रहे हैं, उनका हक है, ठीक है। They have trusted you. You need to be responsible enough while using every penny you have taken from someone. Firstly, right now, investor point of view से क्या investors क्या सोचते हैं? क्योंकि ultimately तो it's a gamble, right? True. What is investing? किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे स्टॉक्स है यार, किसी को नहीं पता यार। आप कितना भी बड़े नॉलेज मतलब आप में कितनी भी सेंस ना आ जाए कि आपको पता है आपने क्रैक कर लिया, आप कभी क्रैक नहीं कर सकते, राइट? आपको कुछ सेफ्टी बैरियर बना के चलना पड़ता है। तो आपने अगर 10 में इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आप 2 या 3 में भी आपका पैसा एक अच्छा सर्टेन लेवल बन जाता है तो वो बाकी 8 की रिकवरी कर लेता है। एंड वही चीज आप स्टॉक्स में भी करते हो, राइट? हर चीज में ऐसे ही होता है, जहां पे भी, इवन प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर, कहीं पे भी बंदा पैसा लगाता है तो अगर वो एक ही पॉइंट पे पैसा लगा रहा है तो 50-50 चांसेस है यार। देयर इज नथिंग इन राइटिंग कि वो एक दिन सक्सेसफुल होएगा कि एक दिन रिटर्न मिलेगा ही। तो आपको कुछ हाई रिस्क कुछ लो रिस्क करके ही करना पड़ता है। True. अभी अगर मैं शार्क्स की बात कर रहे हैं तो हर एंटरप्रेन्योर का ना शार्क टैंक पे एक आइडियल वो होता है कि यार ये शार्क्स मेरे को चाहिए, एंड कुछ का होता है कि यार ये शार्क काश ना ही आए, पहले ही आउट हो जाए। तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से शार्क्स थे कि यार दीज आर माय फेवरेट एंड दिस इज समथिंग जो ना ही आए तो अच्छा है? यार ये तो स्कैंडलस सवाल हो गया। स्कैंडलस पॉडकास्ट हमारा बन चुका है वैसे भी काफी स्कैंडल्स चल चुके हैं हमारे पॉडकास्ट से। मेरा बहुत ऑनेस्ट टेक है, बहुत ही सिंपल टेक है। जब पूरी शार्क टैंक की जर्नी अगर मैं बताऊं ना, फ्रॉम द फर्स्ट ऑडिशन, फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म वी फिल्ड टू बिफोर आई वाज एंटरिंग द टैंक, मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगले स्टेप पे क्या होएगा। शिट अगर नहीं हुआ तो क्या होएगा, शिट अगर मैं बहुत नेचुरली एक चीज करी मैंने। जैसे फर्स्ट एक छोटा इनिशियल फॉर्म होता है, उसके बाद एक आपको डेमो रिकॉर्ड करके देना होता है। मैंने कहा कि यार मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू बी प्रेजेंटेड ऑफ हाउ आई एम। बस सिंपल था कि भाई आई एम ऑनेस्ट, आई नो माय बिजनेस, राइट? तो मैं अगर वो थॉट और वो पूरा वो पुट अक्रॉस कर पा रहा हूँ तो बस मेरे लिए वही है एंड गेम। मैं जब टैंक में भी जा रहा था, मेरा कोई भी ऐसा नहीं था कि यार अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो क्या होएगा। ऐसा थॉट आया ही नहीं मेरे पास एक भी बार। और अगर देगा अगर कोई दे या कोई ना दे, मेरे लिए कौन है स्पेसिफिक। अभी जैसे जब ऑफर आने शुरू भी हुए थे, अमन ऑफर्ड मी अ सोलो डील, राइट? 3 of them offered a collective deal at the end. Piyush sir, Anupam sir and Namita ma'am offered collectively at the end, right? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था मैं मतलब मैं नेगोशिएट, उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप जाओ बाहर, पापा से बात करके आ जाओ। आई सेड सर आई एम वेटेबल इनफ टू टेक द डिसीजन, आई विल बी टेकिंग द डिसीजन। तो मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मेरे को जो चाहिए था ना आज वो मुझे मिल चुका है। द मोमेंट नमिता मैम सेड कि भाई आई टेक माई वर्ड्स बैक एंड दिस इज नॉट समथिंग वी सी वेरी ऑफन, बहुत आसानी से मैंने कभी देखा नहीं है प्रोडक्ट।
मैं उस टाइम पे आई वॉज कि भाई जो मेरे को इस शो से चाहिए था, जो मेरे को अपने बिजनेस के बारे में मेरे को वैलिडेशन का कभी नहीं था, बट ये था कि यार मैं उनको समझा पाऊँ. I get my thought across to them. They understand what the product is. I have faced these questions 100 times in the market. और मैंने उन्हीं सवालों के जवाब दिए उनको, उसी ऑनेस्टी से जैसे मैंने किसी और को भी दिए. और वही उन्होंने they accepted it and that was the biggest win यार, more than the money. और किसने पैसे दिए, जिसने भी मेरे पे ट्रस्ट किया है, obviously for me they are at the top, right? Right? True. And if anyone who has not even invested in me, all of them were so positive about the product, because when I walked in, it was just an art and craft box, right? True. When I walked out, Kalakaram was a brand. That was the difference, and that is what the show did. That is the biggest win for me. तो आपको अनुपम से, नमिता से और पीयूष से इन्वेस्टमेंट मिली थी 60 lakhs at 6%, विच इज अ 10 crore वैल्यूएशन. एंड इसको आई थिंक अब तो 4-5 महीने हो गए होंगे इजीली. तो इतने टाइम से लेके अभी तक आप किसी भी शार्क से मिले हो इन रियल लाइफ? यार आई haven't met personally, मतलब मिला नहीं हूँ, but yes, we have been in touch. And किससे क्या बातें हो रही है? मिलने का प्लान किसका है? यार नो, I'm not sure, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, राइट? तो मैं भी बहुत ज़्यादा I'm so consumed with whatever is happening right now कि I don't think it's a priority to meet. कि भाई मिलके कुछ, you know, obviously I want their. नहीं, obviously they have invested, तो like as a viewer I am thinking कि इन्होंने invest करा है, they will meet them, guide them and all. I think तो from what I've heard from other contestants, you know, who got funded and all on Shark Tank, I think everyone is very supportive whenever they're investing their money in it. It's not just कि भाई पैसे दिए और अब देखी जाएगी, मतलब they are involved, they are very much involved in the business. डिफरेंस बता देता हूँ क्या है अब और पहले, जो मैं बिफोर शार्क टैंक में था. सिंपल था कि पहले इतना कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं थी कि मेरे को किसी को और को जवाब देना है, किसी और को अपनी बैलेंस शीट्स या नंबर्स बताने हैं या फोरकास्टिंग करनी है. मैंने कभी उस माइंडसेट से ज़्यादा काम नहीं किया. मैं आज पे और कल पे फोकस करता. That was my biggest aim at that point. अब ऐसा है कि एक फोरसाइट आ गई है. फोरसाइट करना जरूरी भी है. और whatever productive conversations I'll be having with you know, the mentors, the sharks, I think बहुत आप घुमा फिरा हुआ एकदम कलाकार वाला आंसर दे रहे हो. आई हैड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप किसी शार्क से मिले हो क्या? Obviously मैं मिलना चाहूंगा, अभी नहीं मिला हूँ. अच्छा. अभी नहीं मिला हूँ. I think it's just been 20 days since the episode aired. और जब डील हुई थी, it's been so मेरी तो शूट हुई थी दिसंबर मिड में. अच्छा. So I was, अच्छा, मिड दिसंबर था. हाँ, मतलब it was one of the last shoots. तो लकीली मेरा जो एपिसोड है वो विद इन अ मंथ ही आ गया. मंथ एंड हाफ में मेरा एपिसोड आ गया. राइट? तो मेरे लिए भी बहुत कम टाइम था. सो मैं, बट जो भी है प्रोसेसेस आर ऑनगोइंग एंड इट्स अ बिग लर्निंग प्रोसेस फॉर मी भाई. आई मीन मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ड्यू डिलिजेंस क्या होता है. मतलब मैंने खुद इतने ज्यादा पेपर कभी नहीं देखे हैं. अच्छा, वैसे होता क्या है वंस यू गेट अ डील एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट मिलने तक बीच में पूरा प्रोसेस क्या होता है? Yeah, the biggest thing is due diligence, DD, right? Due diligence financial और legal दोनों तरीके की होती है, जो आपको step by step जो भी the company is wanting, right? Whoever is auditing, वो सब they are in complete touch with you. They will be asking for what documentation, your balance sheets, your accounts, everything. Your company documents, your board meetings, board resolutions, everything which I didn't knew exist. राइट? जो मेरे को पता भी नहीं था, वो मैंने पिछले 1 महीने में काफी सीखा है. और मेरा यही मानना है यार कि अगर मेरे को इस पूरे प्रोसेस से कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है ना, वो भी बहुत सही है, क्योंकि आगे मेरी कंपनी में काम आएगा वो. तो यार आपने ना वैसे बीच में बताया था कि यूएसए में एक आर्ट एंड वाइन का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था कि लोग वाइन पीते पीते शायद आर्ट बना रहे, क्राफ्ट बना रहे. तो क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा बताओ. सो बेसिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वाइन एंड आर्ट, राइट? मतलब सो यू टेक अप painting, right? So you go to a cafe, they give you a blank canvas, paints, and you're sipping a drink at, you know, and on the side, and you're just making something. So basically it's about being engaged in a different kind of an activity. Yeah, हम भी जब बाहर जाते हैं एक पॉइंट टाइम के बाद, we also need some more recreational things to do, है ना? अब हम कितना ही क्लबिंग कर लेंगे और हम कितना ही बैठ के कॉफी पी लेंगे, कुछ, you know, that's what works in any F&B industry. कि भाई how are you cracking the customer, the time spent by a customer in that particular place.
तो मेरे दिमाग में ये कैसे आया, बिकॉज आर्ट एंड वाइन एग्जिस्ट्स, ठीक है, इट्स नॉट कि मैंने सोचा है, पर मैं उसको एक DIY टच देना चाहता हूँ. आई जस्ट डोंट वांट टू डू पेंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज. आई वांट देम टू मे बी मेक सोप्स, मे बी मेक लिप बाम्स, मे बी try any other new activity. Suppose pottery, right? You do something, you are in a cool, friendly environment with your friends, chilling, making something, and I think there's a takeaway also from that कि भाई तुम अपने को कुछ हाथ से बनाया हुआ कुछ लेके जाओगे अपने घर पे, चाहे वो बहुत ज्यादा दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज नहीं भी होगी, बट वो इकलौती ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो आपने अपने हाथ से बनाया है. सो उसकी एक वैल्यू ऐसी है जो आप नहीं लगा सकते हो मॉनिटरी टर्म्स में, और प्लस आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया, यू पिकिंग अप समथिंग, पिकिंग अप अ हॉबी. आज की डेट में हम सब भाग रहे हैं, हम सब लोग इतने बिजी हैं भाई, किसी के पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है. तो ये एक ब्रेक है, राइट? आई वांट टू गिव पीपल अ ब्रेक. So this is the way forward for your brand कि apart from the product thing हम लोग experiences भी sell करना शुरू करेंगे eventually. We are selling experiences even by our boxes. अच्छा. Our products are experiential products. ठीक है, अगर मैं Can we see some of your products अभी? Like if you could like to show some of your best products. And exactly होता क्या है? क्योंकि शार्क टैंक में हमने देखा था जो नमिता थी, she got very engaged. वो तो बैठ के मस्त अपना ड्रॉ कर रही थी. The mandala art. So that's the whole point यार, कि आपको 1 घंटे के लिए you are relaxing and unwinding. आप अगर एक एक्टिविटी के ऊपर if you are spending even half an hour or 45 minutes, आप अपने आप को हर भसड़ से डी-एंगेज कर रहे हो अपने आप को. वो आधा 1 घंटा आपको एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है. और यू नो, सो दिस इज बाथ बॉम्ब्स, राइट? What is a bath bomb? यार bath bombs are bath bombs only basically. Okay, thank you, काफी अच्छा explanation है bath bombs का. No, so they are made with 4-5 salts. अच्छा. So they are relaxing. So you put them in the bathtub, they fizz out, they're relaxing. So there's a whole manual sort of Exactly. कि क्या है, There are कैसे करना steps है. with images कि exactly किस proportion में क्या डालना है, कैसे set करना है. तो ये सब हमारा मेन एम इज कि भाई सिर्फ सामान ना दें, उसको इवेंचुअली बनाना कैसे है, उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स, वो सब हम एक फुल पैकेज देते हैं. अच्छा, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी है आपके? इट्स लाइक ऑन YouTube या आपका प्लेटफॉर्म? ऑन YouTube ओनली. तो इज दिस शुगर? दिस सिट्रिक एसिड. ओह फक, बता दिया आपने, ये तो घर जाके बेकिंग सोडा है, सिट्रिक एसिड है, एप्सम सॉल्ट है इसमें. लिखा तो हुआ है. हाँ लिखा हुआ है यार, मैं बेवकूफ हूं यार थोड़ा. तो ये सब आप मिक्स करते हो, उसमें थोड़े बहुत सोप डाइज डालते हो, थोड़े एसेंशियल ऑयल्स डालते हो जो रिलैक्सिंग होते हैं, उसको बाथ टब में डालते हो, उसमें बैठ जाते हो. थोड़ा सा वेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये. अभी तक इंडिया में बाथ बॉम्ब्स एज अ प्रोडक्ट इज नॉट दैट पॉपुलर. अमीरों का 14. हाँ, हम अमीरों की एक ओडोनिल भी बनाते हैं, उसको हम अरोमेटिक वैक्स टैबलेट बोलते हैं. क्या बनाते हो? सॉरी, अमीरों की ओडोनिल. ओडोनिल वो जो फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर यार. अच्छा. सो दे आर फैंसी लुकिंग फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर्स, तो बहुत कूल लगते हैं वो. और बेसिकली इट्स अबाउट द एक्टिविटी, द प्रोसेस. वेरी वियर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आपका टीजी नहीं है ये, बट ऐसे दिमाग में आया. हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ऐसे क्राफ्टी सेक्स टॉयज फॉर एडल्ट्स? समथिंग दैट दे कैन मेक एंड स्पाइस थिंग्स अप. आई एम ओपन टू इट भाई. आई एम ओपन टू, बट सी अगेन, कुछ ऐसी चीज बनाना जो आपकी. नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा. नहीं, जो सेंसिटिव, काफी सेंसिटिव हो जाता है और उसके ऊपर बहुत R&D लगेगा ना. ट्रू. अब उस R&D के लिए बहुत पैसा चाहिए. इसीलिए अगर मेरे पास इतना पैसा होगा, the balls. Yeah, no, you can't use it in any other form यार. बट वैसे मैं ऐसे सोच रहा था, नॉट ऑन द सेक्स टॉयज वाला साइड, बट ऐसे कुछ अडल्ट टॉयज होते हैं, समथिंग दैट अडल्ट्स वुड लाइक टू प्ले विद. मंडालास जो होती है ना, मंडालास came were introduced. So mandala means a circle. It's an intrinsic pattern. It was used in Buddhism. ये जैसे एक मंडा हमारा मिनिएचर बॉक्स है, ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है. तो it's an intricate pattern, right? बुद्धिज्म में आपने देखा होगा बुद्धा के पीछे so that is where it came from. उसके origins इंडिया और नेपाल से आते हैं. तो उसका क्या है? So it's associated with meditation, relaxation and stuff. ठीक है. अब एक बहुत ही ज्यादा इंट्रिंसिक पैटर्न में आप कलर करना स्टार्ट करोगे ना, आपको लगेगा कलर ही तो करना है, बट यू स्पेंड दैट 15-20 minutes डूइंग इट, यू फील अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन. ओके. Feel a sense of, you're easing out, you're unwinding. You will realize it after doing that process. तो इसको adult coloring भी बोला जाता है. अच्छा. But we package it, we market it as a kids brand only because we want our TG to be very specific. हम नहीं चाहते कि हम all over the place हो जाए और बोले कि आप सब कर सकते हो, क्योंकि फिर हमारा थोड़ा सा एक स्टोरी वेग हो जाती है.
मेरे ना एक थॉट आ रहा है जो नमिता के दिमाग में स्टार्टिंग में आया था, उनका चेंज हो गया था, बट अभी मेरे दिमाग में वही थॉट आ रहा है कि दिस इज अल्टीमेटली वो रंगीला के पेंट करेक्ट। एंड एक लक्कड़ लक्कड़ के ऊपर बनाया भी हुआ लक्कड़ है। के ऊपर बनाया हुआ। तो व्हाट इज वेरी डिफरेंट अबाउट ये अपार्ट फ्रॉम द Different is ब्रांडिंग the एंड process. पैकेजिंग? The branding and packaging is obviously a part of the product, क्योंकि उस पे भी पैसा लगता है और प्रोसेस होता है। अब कोई भी कर सकता है, हमने नहीं मना किया किसी को भी करने के लिए, राइट? हम कह रहे हैं करो, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो कि भाई बंदा एंगेज हो, बंदा को कुछ नया करने को मिले, और हम भी वही कर रहे हैं। अभी मैंने नहीं बोला यार मैं कुछ ऐसी प्रोप्राइटरी चीज़ कर दी कि जो कोई कर ही नहीं सकता यार। मैंने अपने आप को कभी ऐसे पिच नहीं किया। तो आपने ऐसा डिफरेंट क्या करा कि मतलब आई एम श्योर यार और भी कुछ Mandalas were only coloring books when we started Mandala coasters, right? हमने कोस्टर के ऊपर एच किया, तो हमारा था कि एंड यूजेज होना चाहिए हर आइटम जो भी बन रही है। तो अगर ये आप बनाते हो, सो इट वोंट जस्ट बी अ डेकोरेटिव पीस, आप इसको एक कोस्टर की तरह यूज भी कर सकते हो, आप अपने पास रख भी सकते हो, यू नो, इट्स ओपन टू योर दिस इज इमेजिनेशन। ओनली 185। This is ये just तो बहुत 190. सस्ता है। So ये इतने का ही है। So these are miniatures which will be launching very soon. We have a range of 12 in अच्छा, this. so this hasn't been launched yet. This hasn't been launched. So the plan is to put them on OTC counters. Anyone is traveling anywhere, your kids are traveling, you are traveling, you want to do something to, you know, make good use of your time. So that is what we are trying with. This called DIYs on the go. Kalakaram Minis is the entire brand name of it. मंडालास मैंने देखा रिसेंटली बहुत ट्रेंड हुए हैं। Correct. Why? सेम चीज यार, लोग कुछ एस्केप करने की चीजें ढूंढते रहते हैं, है ना? कुछ लोग गलत डायरेक्शन में क्या चले जाते हैं, कुछ अच्छी में चले जाते हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कुछ उनको कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है और स्ट्रेस रिलीफ भी हो रहा है। तो वो इवन साइकोलॉजिस्ट्स प्रिस्क्राइब मंडालास। इट्स नॉट कि भाई इट्स अ प्रूवन स्टडी, राइट? Okay. Psychologists will tell you to do adult coloring. I had seen it in my own house. I have seen that mandala book in my own house. That's how I got to know कि भाई ये क्या है, मम्मी क्या कर रही है ये। No, it's therapeutic. Okay. Art is therapeutic. That is another very important story which we tell through our brand कि प्रोडक्ट हमारा जो भी है वो, इसका मतलब ये नहीं कि यार आपने बाथ बॉम्ब बनाया और बाथ बॉम्ब एक आप यूज करोगे उसको तो आपको कुछ मिलेगा, ऐसा end usage is not the main goal. It's about learning something new, doing that entire process, and during that process, getting a sense of relief, sense of de-stressing yourself, chilling. We हमारी लैंग्वेज में चिलिंग बोलते हैं। हम लोग चिल करते हैं, गेड़ी मारने जाते हैं। कुछ लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, जैसे कलाकरम के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो बस वही फर्क है भाई। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आपने ये भी कहा था कि इन योर इनिशियल डेज, या शायद आप अभी भी करते हो, कि आप शॉपकीपर्स या कस्टमर्स के पास जाते थे, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट खोलते थे उनका और अपना दिखाते थे, करेक्ट, है ना? तो वर देयर लाइक सम इंटरेस्टिंग या फनी स्टोरी या कुछ एक अलग सा कुछ इंसिडेंट हुआ हो ऐसा करते हुए? हाँ यार, बहुत बार हो चुके हैं मेरे साथ। तो आई विल शो यू माय बेस्ट सेलर। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, बाम किट। ये लिप बाम किट है। इसके अंदर आप नेचुरल 15 लिप बाम्स बनाते हो। अच्छा। जो हम मानते हैं कि इट कैन बीट एनी गुड क्वालिटी लिप बाम जो आप 150-200 रुपए की एक खरीद रहे हो, 300 रुपए की एक खरीद रहे हो। फॉरेस्ट एसेंशियल्स लिप बाम मैं खुद ही बनाऊंगा। खुद बनाओगे आप। इसके अंदर सारा मटेरियल रहेगा और बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको बनाने का। अब इसका साइज इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में इतना छोटा है कि इसकी साइज के हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए 250 रुपए भी नहीं। जो लिप बाम बन के निकलेगा मेरा? नहीं, लिप बाम बन के निकलेगा नहीं। ये बॉक्स ही तो बिक रहा है ना अल्टीमेटली। तो मेरे को शॉपकीपर बोलते थे कि भाई ये तुमने गलत कर दिया, आप तुम ना इसका साइज बढ़ाओ। मैंने कहा सर उससे क्या हो जाएगा? कह रहा बड़ा साइज ही खरीदता है कस्टमर। मैंने कहा आपने कस्टमर को दिखाया ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो? आप उसको कंटेंट हमने पीछे एक एक चीज छापी हुई है कि हम क्या डाल रहे हैं, वो तो दिखाओ। कह रहे नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्राइस चाहिए। क्योंकि इस कैटेगरी में आज तक इंडिया में आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टैंडर्ड रही है 300 से ज्यादा ऊपर औकात ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। हमने कहा क्यों नहीं है भाई? अच्छा। क्योंकि कस्टमर गिफ्टिंग के लिए दे रहा है। मैंने कहा क्यों दे रहा है गिफ्टिंग के लिए? क्यों दे रहा है? अपने लिए, अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं ले रहा? ये पूछा कभी आपने कस्टमर से, आप अपने बच्चे को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, आप कह रहे हो साइज बड़ा करो, प्राइस कम करो। यार आप तोड़ना ही नहीं चाहते जो चेन चल रही है। मैंने बोला है शो पे भी कि स्टैग्नेशन है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि आप एक सेफ जोन पकड़ चुके हो 400 रुपए की गिफ्टिंग में, जिसमें आप इतना बड़ा बॉक्स बना रहे हो ताकि आगे देने वाले को ये लगे अच्छा यार महंगा होगा कुछ, डब्बा बड़ा है, निकल रहे हो उसके अंदर से आप ऊपर से खुलता है। ठीक है, हमारी पैकेजिंग भी ऐसे डिजाइंड है कि यार खोले बंदा तो भी फील गुड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम बहुत चीजें में टाइम स्पेंड करते, तो बंदा दे रहा है उसको, बंदे को लगा कि भाई बहुत महंगा सामान दे दिया हमें तो, है ना? और वही चाहिए कस्टमर को। एंड में निकलता है एक फोटो फ्रेम।
एंड में निकल रहा है कचरा, उसके अंदर से निकाल रहे हो 4-5 थैलियां निकली हैं, एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट में छपा हुआ कुछ कागज निकलता है जो आप सीधा फेंक देते हो बाहर। बट यार दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अभी पिच तो देखना इज अ डिफरेंट थिंग, व्हेन यू सी इट इन योर हैंड तो यू रियलाइज कि नहीं यार दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, मैंने नहीं देखा। हमारा पूरा फोकस इसी में गया है कि प्रोसेस जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है, DIY एज अ कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, लेकिन एक एक चीज जो हम डाल रहे हैं और जैसे डाल रहे हैं और जिस तरह से समझा रहे हैं, स्टिकर भी है इसमें कि आप ब्रांड ही बनाओ अपना। आपने बनाया, आप गिफ्ट करो किसी को। हम कहते हैं कि आप अपनी बनाई हुई चीज किसी को गिफ्ट करो। अगर आप वो एक लिप बाम अपने दोस्त को गिफ्ट कर रहे हो अपने हाथ से बनाई हुई ना, क्या वैल्यू लगाओगे आप कि भाई मैंने तेरे लिए आधा घंटा निकाल के ये चीज बनाई है और मैं तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ। So the value it has is much more than anything you're buying and giving. So that is also one of our end usages of any product you are doing. You make it on your own, you probably gift it to someone. प्लस ये आपका बहुत अच्छा लगा, आपने पिच में भी कहा था, तब इतना क्लिक नहीं हो पाया क्योंकि पिच में ही देखा था। नाउ आई कैन सी कि एवरीथिंग दैट वी मेक हैज एन एंड यूसेज। शायद मैं खुद ही करूँ, किसी को दूं, लगाऊं, उसमें चाय डालूं या कोस्टर की तरह चाय में रखने के लिए यूज करूं, कुछ है एंड यूसेज। वो एक छोटा सा कोस्टर आपने मेरे से सपोज ये वाला जो किट है वो 185 रुपए की खरीदी है ना, वो कोस्टर शायद आप अपने पास खुद से पेंट करा हुआ पता नहीं पूरी लाइफ रखोगे। यार मैंने बनाया, आपका बच्चा बनाएगा, आप चाहे जैसे भी स्क्रैबल करके भी बनाए ना, वो कहीं नहीं जाएगा। आपके पास 10,000 का एलेक्सा पड़ा होगा, फूट जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू, ये है उसकी सिग्निफिकेंस। मैं पर्सनल उससे बता सकता हूँ, ऐसे अभी मुझे क्लिक हो रहा है, बचपन में ना ऐसे वो समर वेकेशन में सोसाइटियों में ऐसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाली आती थी, तो मेरे को याद है मैंने एक वो बनाया था पैस्चर को यूज करके, क्या कहते हैं, वाटर पेस्टर, क्या कहते हैं उसको, पानी का बना में क्या है कुछ नहीं, जो पानी का बनता है ना, पेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टर जो बनता है पानी में, पीओपी, पानी और पेपर को मिक्स करके कुछ करते हैं, पल्प बोलते हैं उसको, जो भी कहते हैं। तो उसका मैंने ना एक फ्लावर वास बनाया था और ग्रीन कलर बहुत गंदा दिखता था, बट उस जमाने में था कि रखा होगा, मैंने रखा था, मैंने उसके 3 बनाए, एक दादाजी के कमरे में रखवाया, एक मम्मी के में, एक अपने में, और ये थी आज से 20 साल पहले की बात जब घर भी अलग था, एंड वो चीज अभी भी रखी हुई है हमारे घर में 3। एग्जैक्टली, इट लुक्स पैथेटिक, बट वो जो इमोशन इन्वॉल्व है ना उसमें कि यार ये मैंने आज से 25-20 साल पहले बनाया था। आप सोचो, and this is the story, this is, and plus the activity which you are doing while you are doing it, so we are selling that, man. We are not selling कि भाई हाँ ठीक है आपने बोल दिया है इसमें, ठीक है 100 रुपए का, मैं 150 रुपए का डब्बा है, उसमें 40-50 रुपए का कंटेंट है सिर्फ, क्यों ले रहे हो यार? बट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप इसको टीजी को बहुत नीश कर रहे हो, बच्चों को रखे, क्योंकि दिस इज समथिंग जो यार मैं भी करना चाहूंगा यार। जब आप एक मार्केट में जाते हो ना, अगर मैं सपोज नायका पे जा रहा हूँ, इसको लेके नहीं जा रहा, नायका अभी नहीं रेडी इसके लिए, अच्छा। है ना, नायका को पिच नहीं कर सकता मैं कि आप मेरी बात बम किट रखो, उसके लिए लाइसेंसिंग अप्रूवल सब अलग है। मैं जा रहा हूँ एक टॉय स्टोर में, अगर मैं अपनी टीजी को ये बोलूँगा कि एडल्ट भी है ये भी है, तो मॉम्स कंफ्यूज हो जाएंगी, मेरा टीजी कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार समझ नहीं आया, कलागरम प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं लेकिन बड़ों के लग रहे हैं, छोड़ो। सो दैट picture has to be very clear in terms of branding when you're telling it to someone. He knows कि भाई you have to stick to it. And again I will give credit to my wife over here. मेरी बीवी ने मेरे को ये दिमाग में डाला मेरे। पहले मैं भी सोचता था कि DIY for all यार। थैंक यू सो मच ब्रो, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत डिफरेंट कॉन्वर्सेशन थी एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइनली मेरे को वाइब आई कि आपको ना जेन्युइनली एक अच्छी चीज बनानी है। आपका फोकस वो नहीं है कि बिजनेस बने, लोग वैल्यूएशन देखे, इन्वेस्टर पैसा डाले, मेरा ये रन रेट निकले। आपका है कि यार बढ़िया प्रोडक्ट बने, बंदा खुश हो, दुकानदार खुश हो, कस्टमर खुश हो, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, सब कुछ पैसा आएगा, पैसा आएगा अपने आप। आई थिंक मनी फॉलोज इफ यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग वैल्यू, एंड दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू। एंड आई वुड से आपके सामने कि आप ये प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए मत लेना। मैंने अभी हैंड्स ऑन थोड़ा सा देखा, मैंने पहले भी देखा था, आई एक्चुअली फेल्ट लाइक यूजिंग इट, प्रॉबली मैं करूंगा इसको यूज। तो इवन इफ यू आर एन अडल्ट, डेफिनेटली बाय एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ट्रस्ट मी यू विल गेट हुक्ड ऑन इट, आपको मजा आएगा। आई ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, 50% एफिलिएट का, ठीक है? That'll be great. But thank you. Ayushman is the new distributor in the podcast community. Any podcaster wants, then use Ayushman 1-to-1 code for 5% discount. Yup, definitely. Only 5. But once again, thank you so much, bro. आप लोग मुझे comment section में बताओ आपकी which is the next Shark Tank startup founder that you would like to see. Till then, keep hustling and keep making money. Bye bye.